या रिमेम्बर दैट कल मैंने जो क्लास कवर किया था उसमें जो क्लास मैंने लिया था उसमें जिस टॉपिक को मैंने कवर किया था दैट वाज जॉन मिल्टन एंड हिज एज, उनको लेके बात हुआ था। इवन शेक्सपियर पर भी बातें हुई थी। तो जॉन मिल्टन और शेक्सपियर को आई हैव टेकन या आई हैव डन एंड आई सेड कि टुडे आई विल गो विद व्हाट, टुडे आई विल गो विद जॉन डन and Metaphysical School of Poetry. About John Donne or Metaphysical School of Poetry, I want to tell you some basic points which we have to remember. Number one, when you talk about John Donne, it means that he John Donne, father of Metaphysical School of Poetry. जब भी आप जॉन डन के बारे में बात करते हैं तो जो जॉन डन है वो फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। And remember that the father of metaphysical school of poetry, it means what? Father of metaphysical school of poetry, it means that a type of poem, yeah, a type of school of poetry which came in Jacobean age. यह जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री रहा है यह कब आता है? जैकोबियन एज में आता है। तो अ टाइप ऑफ स्कूल ऑफ पोइट्री विच केम इन जैकोबियन एज, जो जैकोबियन एज में आता है। एंड व्हाट वाज द डेट ऑफ जैकोबियन एज? द डेट ऑफ जैकोबियन एज वाज 1603 से लेकर 1625, फ्रॉम 1603 टू 1625। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू द particular age which I'm talking, that is Jacobean age, and in Jacobean age there was a well known poet, एक बड़े poet है जिनका नाम जॉन डन है। तो इफ द क्वेश्चन कम्स कि जॉन डन बिलोंग्स टू विच एज, जॉन डन बिलोंग्स टू जैकोबियन एज, जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं। और जब जॉर्डन जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं तो जैकोबियन एज का टाइम क्या था? 1603 से 1625। और ये जो जैकोबियन एज है इस समय जो राजा थे इंग्लैंड के, उसका नाम क्या था? दैट वाज जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट थे। जेम्स फर्स्ट का ही जो लैटिन नेम है वो जैकब है, इसीलिए जैकोबियन एज पड़ा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग की जॉर्डन एज अ पोएट, he started a new type of school of poetry that is known as metaphysical school of poetry. I just want to know कि what do you mean by metaphysical? You will come to know कि metaphysics यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ, मेटा प्लस फिजिक्स। मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिक माने फिजिकल वर्ल्ड। मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिक माने फिजिकल वर्ल्ड। अ टाइप ऑफ पोयम in which we find that the poet gives the examples, the poet talks about such a world that is beyond physical world। वह कुछ ऐसी चीजों को लेकर के बात करते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड से परे होता है। मेटाफिक्शन और मेटाफिजिक्स इतना इतना वाइड है उसका प्रिंसिपल, उसका थियरी, कि वी डोंट हैव टू गो इन अ वेरी डिटेल्ड वे, बट वी हैव टू कवर जॉर्डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। बट बिफोर कवरिंग, बिफोर टॉकिंग जॉर्डन एज अ metaphysical poet, remember that we have to talk about what? We have to talk about one important thing, that is the Jordan belongs to Jacobian. It covers the period from 1603 to 1625, and the king of that era was who? The king of that era was James the First. Second point, I told you कि a type of poetry which was started by this man John Donne, that was the metaphysical school of poetry। एंड मेटाफिजिकल जो पोइट्री है इट इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। मेटाफिजिकल पोइट्री दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द का नाम है मेटा, मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिकल मीन्स फिजिकल वर्ल्ड, जो फिजिकल वर्ल्ड से परे। what I want to tell you, what I want to say, when you talk about metaphysical school of poetry, so then what do you find? You find that it's a type of school of poetry which came against Elizabethan school of poetry। जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है यह एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री के अगेंस्ट में आई हुई है। इट वाज अगेंस्ट एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री। सेकेंड पॉइंट आई वांट टू टेल यू, व्हेन यू टॉक अबाउट एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री या व्हेन यू टॉक अबाउट मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, देन व्हाट द डिफरेंसेस डू यू फाइंड?
जो एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री था वहां पर आपने शेक्सपियर का नाम पाया था, सर फिलिप सिडनी का नाम पाया था, वहां पे सोनेट आप पाते हैं, वहां पे एडमंड स्पेंसर को आप पाते हैं, यू फाइंड सम अदर writers as Sir Thomas Yard, Henry Hard Lobster, most probably Sonetius को you find whom you find Sonetius. But when you talk about metaphysical school of poetry, then remember that it was not only a revolt, not only a reaction, बल्कि जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है इट वाज एन इनोवेटिव पोइट्री। इसमें बहुत कुछ नया देखने को मिलता। तो जो नया चीज देखने को मिलता वो चीज क्या रहा है? सबसे पहला पॉइंट कि आप यही देखते हैं कि इट वाज अ रिएक्शन, इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट एलिजाबेथन पोइट्री बिकॉज एलिजाबेथन पोइट्री वाज हाईली लिरिकल, हाईली म्यूजिकल, हाईली इमोशनल। देयर वर what there was subjectivity, there was personality, एंड यू विल कम टू नो वहां पे रीजन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, वहां पे इमोशन को इंपॉर्टेंस दिया गया था। एंड इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि एलिजाबेथन पोइट्री वाज द प्रोडक्ट ऑफ सोल एंड हार्ट। जो एलिजाबेथन पोइट्री थी वह इमोशनल पोइट्री थी, और ऐसा लगता है कि वह जो पोइट्री थी वह प्रोडक्ट एक किसका, इमोशन और हार्ट का प्रोडक्ट था, सॉरी हार्ट एंड सोल का प्रोडक्ट था। बट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ पोइट्री, दैट इज the poetry which we are talking, that is a metaphysical school of poetry. You will come to know ये जो poetry थी it was a product of heart and mind. Here you find the combination of heart and mind. If any poetry is the product of heart, if any poetry is the product of soul, it means that that is highly emotional poetry. There is no room, there is no space for reason. वहाँ पे रीजन का कोई स्पेस नहीं है। लेकिन अगर कोई पोइट्री एक ऐसी पोइट्री है जिसमें कि हम किसको लेके बात करते हैं, जिसमें अगर हम कहें कि एक ऐसी पोइट्री जहां पर हम वी आर टॉकिंग अबाउट, इफ यू से, जहाँ पे हार्ट को और माइंड को दोनों को लेके के बात की जाएगी तो वहाँ एक बैलेंस रहेगा। वहाँ पे वी फाइंड अ बैलेंस, या वी फाइंड अ कॉम्बिनेशन बिटवीन हार्ट एंड माइंड। जो हार्ट है और जो माइंड है उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन पाते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। So remember that whenever you talk about the metaphysical poetry was the product of heart and mind, it means that in metaphysical poetry we find what? In metaphysical poetry we find the combination of two things. What the two things? We find the combination of two things, हार्ट का और माइंड का। अगर हार्ट इमोशन की ओर लेके जाता है तो माइंड रीजन की ओर लेके जाता है। इट मीन्स दैट कि मेटाफिजिकल पोइट्री में देयर इज अ बैलेंस बिटवीन रीजन एंड इमोशन। ऐसा नहीं कि केवल इमोशनल है, ऐसा नहीं कि केवल उसमें थॉट ही है, नो, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन इमोशन एंड रीजन। जो यह पोइट्री आई थी उसमें इमोशन और रीजन में बैलेंस है, और इमोशन और रीजन में बैलेंस होने की वजह से ही हम इसको, इस टेक्निक को क्या कहते हैं? हम इस टेक्निक को फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन कहते हैं। व्हाट वी से फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन, या वी से कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट एंड माइंड। तो यू विल कम टू नो वेन एवर यू टॉक अबाउट मेटाफिजिकल पोइट्री, सबसे पहला चीज की जैकोबियन एज में आया। इसके फादर कौन है? जॉन डन है। ये जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अ टाइप ऑफ पोइट्री जो बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड है। मेटा मीन्स बियॉन्ड, दैट इज बियॉन्ड, और मेटाफिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड मीन्स फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है? अ वर्ल्ड विच वी सी विद आवर ओपन आई, वेयर देयर आर ऑब्जेक्ट्स, इट हैज शेप, डेफिनेट स्ट्रक्चर, यू कैन टच इट, यू कैन जस्ट फाइंड कि कोई भी चीज अगर है कि उसका स्ट्रक्चर होगा उसको आप ओपन आई से देखते हैं। लेकिन जब आप फिजिकल वर्ल्ड के परे की बात करते हैं, जैसे लाइफ आफ्टर डेथ, या इफ यू टॉक अबाउट heaven, if you talk about hell, if you talk about almighty god, if you talk about some abstract things not concrete, तो वो सब चीजें क्या होता है? बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड। ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए। Next point which I want to share with you कि when you go with these points, especially metaphysical poetry, तो मैंने आपको बताया कि जब ये पोइट्री आई थी तो यह एक रिवोल्ट था। किसके खिलाफ था? एलिजाबेथन पोइट्री के खिलाफ था। और जो एलिजाबेथन पोइट्री है दैट वाज हाईली लिरिकल, म्यूजिकल, इलिटरेटिव, इमोशनल, वहाँ पे सब्जेक्टिविटी है, पर्सनालिटी है।
एलिजाबेथन पोइट्री में ज्यादातर लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स रहे हैं या सॉनेट्स रहे, ज्यादातर सॉनेट्स या लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। शेक्सपियर को भी याद किया जाता है, सॉनेट्स के लिए याद किया जाता है। और एडमंड स्पेंसर ने भी एमोरिटी सॉनेट लिखा था, दो ही हैज रिटन लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, फेरी क्वीन, some other poems, lyric, good lyrics, epithalamium, prothalamium. But remember that whenever we talk about Elizabethan poetry, we find what? We find emotion, we find feelings, और इसी के खिलाफ एक रिएक्शन होता है। और वह पोइट्री कौन सी होती है? दैट वाज द मेटाफिजिकल पोइट्री, दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हार्ट एंड माइंड। वहां पे रीजन और इमोशन दोनों के बीच में बैलेंस रखा जाता है, वहां पर थॉट और इमोशन के बीच में बैलेंस रखा जाता है, एक चीज। और इसी टेक्निक को क्या कहा जाता है? फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन। फ्यूजन माने जोड़, इमोशन और थॉट में एक जोड़ रखा गया। ऐसा नहीं कि थॉट अलग दिशा में चल रहा है, इमोशन अलग दिशा में चल रहा है। नो, नॉट एट ऑल। वी फाइंड फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन। What I want to say, what I want to tell you, when you go with these points, when you find these points, remember that कि we all have to follow these beautiful things। उसको हमें समझना चाहिए, इसको इसे हमें समझना चाहिए, इसे हमें जानने की कोशिश करना चाहिए। और हमें इसे जो है ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि व्हाट वी कैन डू एट ऑल, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे उसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, या क्या चीजें हो सकती हैं। So what I want to say, what I want to tell you, we all have to go, we all have to follow, we all have to take these points। हमें इन सारे पॉइंट्स को कवर करना चाहिए। तो लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग मोर, कि जब आप मेटाफिजिकल पोएट्स की बात करते हैं तो मेटाफिजिकल पोएट्स में जॉन डन और उनके फॉलोअर्स हैं। बट व्हाट दे डिड, उन्होंने किया क्या? उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये किया कि जब भी आप जॉन डन और उनके फॉलोअर्स की बात करते हैं, तो वो सारे के सारे लोग जो है दो चीजों को लेकर के आते हैं। वो कौन कौन सी चीजें होती है? एक तो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन। दूसरा चीज जो है, उन्होंने हमेशा सिमली का, मेटाफर का, हाइपरबली का यूज किया है एक फिगर्स ऑफ स्पीच में। तीसरा पॉइंट, उन्होंने जो किया था, दे वर द मैन ऑफ लर्निंग, नई चीजों को सीखते थे, और जो भी नई चीजें होती थी उसको पोइट्री में यूज करते थे। और चौथा पॉइंट था एडवोकेसी ऑफ थॉट। जो पोएट थे वो दे जस्ट बिहेव लाइक एन एडवोकेट, और दे गिव आर्गुमेंट आफ्टर आर्गुमेंट। उसके बाद जो उसके बाद उन्होंने अपनी चीजों को रखा। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, वेन एवर यू टेक इट, वेन एवर यू फाइंड इट, यू विल कम टू नो कि यह एक अपने में बड़ा चीज रहा है, कि men of learning थे, fusion of thought and emotion था, and always they behave like an advocate, they gave argument after argument, उन्होंने argument के बाद दूसरा argument दिया। सब कुछ अपने फेवर में उन्होंने करने की कोशिश की। कभी भी ऐसा चीज नहीं था कि वो जो बातें कह रहे हैं उसको, उसके पीछे दलील ना दिए हुए, उन्होंने दलील दिया। ये चीज उनकी खासियत रही है। दूसरा चीज, उन्होंने जो एग्जांपल्स दिए, उन्होंने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग, दो डिसिमिलर चीजों में उन्होंने कंपैरिजन किया। तो जब उन्होंने दो डिसिमिलर चीजों में कंपैरिजन किया, तो आपको ये चीज बड़ा देख के लगेगा कि ऐसा कंपैरिजन विच इज मैचलेस, विच इज नॉट सिमिलर, दैट कॉन्ट बी कंपेयर्ड एट ऑल, बट एक्सेप्ट इट, उन्होंने दो चीजों का कंपैरिजन किया, और इसका नाम उन्होंने क्या दिया? इसका नाम उन्होंने कंसीट दिया, मेटाफिजिकल कंसीट। CONCEIT। Conceit means it's an image in which two dissimilar things are put together। यह एक ऐसी इमेज है जिसमें दो डिसिमिलर चीजों को क्या किया जाता है? रखा जाता है। So what I want to say, what I want to tell you, when you go with these points, की metaphysical conceit, when you go with fusion of thought and means emotion, when you go with they were men of learning, whatever the new techniques, new devices came, they used it to make understand the people। और उनका जो बिहेव था वह एडवोकेट जैसा था। दे यूज द हाइपरबली, सिमली, मेटाफॉर, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। सो दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि एक नया एक्सपेरिमेंट रहा है। और जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे वो जैकोबियन एज में आते हैं, जॉर्डन उनके फादर थे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मेटाफिजिक्स शब्द है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था?
जॉन डाइडन ने मेटाफिजिक्स शब्द को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। बेशक उन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? उन्होंने क्या नाम दिया था उसको? क्या फ्रेज उन्होंने यूज किया था जब उन्होंने मेटाफिजिक्स का उसको यूज किया था? व्हाट वाज द फ्रेज? डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। ही सेड डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। मैंने क्लास में कई बार ये बातें बताई। मेटाफिजिक्स शब्द को किसने क्वाइन किया? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन किस एज से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू विच एज? या एज ऑफ सेंसिबिलिटी। व्हाट इज द डेट ऑफ एज ऑफ सेंसिबिलिटी? उसका डेट क्या है? 1745 से 1785। अब अभी इतने बाद यस सर क्यों? तुम्हें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी? नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट कि जो वो बिलोंग करते हैं वो किस एज से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू, उसमें आपके एज ऑफ सेंसिबिलिटी एंड द टाइमिंग इज व्हाट? द टाइमिंग इज 1745 टू 1785। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और क्यों फेमस है? मैंने आपको बताया नहीं था कि फर्स्ट डिक्शनरी, इंग्लिश की पहली डिक्शनरी उन्होंने लिखा था, दैट केम इन 1755, जो 1755 में आई है। या कैन यू टेल मी कि सम नेम्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएम जो आपके यहाँ सिलेबस में है, जॉन डन ने जो कवर किया है? आपके यहाँ जॉन डन की कौन सी पोएम है सिलेबस में? A Benediction Forbidding Morning. Yeah, undoubtedly. A Benediction Forbidding Morning, it's a very lovely poem and it's a dramatic lyric. Already I told you कि dramatic lyric is a type of poem in which the speaker is the poet himself and other character work as a listener. पोएट उसमें खुद स्पीकर होता है और जो दूसरे कैरेक्टर होते हैं वो लिसनर का काम करते हैं। So remember that when you talk about dramatic lyric, when you talk about जॉन डन, तो उनका कुछ पोयम है जिसमें अब डिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग आपके यहाँ सिलेबस में है। इसके अलावा गुड मारो, द फ्ली, कैनोनाइजेशन, दे शैल नॉट बी प्राउड, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड, ये सब उनका इम्पोर्टेंट पोयम्स रहा है। उन्होंने एक सोनेट का कलेक्शन भी लिखा था, उसका क्या नाम है? पॉली सोनेट। जॉन डन कंपोज। आज फौजिया क्लास अटेंड नहीं कर रही क्या? फौजिया। नाउ वी हैव तस्मिया, शोएब, नाज, फातिमा, शिफा, जोया, सबा, आफरीन, तमरीन, इल्मा, आयशा, रायशा, राना परवीन, सामिया, फातिमा, शगुफी। ओके। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्टिकुलर एज जहाँ पे इन ये सब चीजें रही कि मेटाफिजिकल पोइट्री, जॉन डन, कैसे किन्होंने क्या यूज किया था, ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु एडमायर्ड दिस ग्रुप ऑफ पोएट्स? मॉडर्न एज के वो कौन से पोएट्स हैं जिन्होंने जिन्हें जॉन डन? You are not getting my voice? Can any person respond me? Can any person respond me? Those who are attending my class, can they tell me, are you getting my voice? जो लोग, जो रायशा या और लोग? So I was telling you कि when you talk about
दिस ग्रुप ऑफ पोएट्स। तो ये जो ग्रुप ऑफ पोएट्स रहा है, इस ग्रुप ऑफ पोएट्स की एक और खासियत रही है कि इनको मॉडर्न पोएट्स ने बहुत तारीफ की है। वो मॉडर्न पोएट्स कौन रहे हैं? कैन यू टेल मी? हेलो, नाज, फातिमा, या शिफा, जोया, आर यू गेटिंग माई वॉइस? अच्छा, ओके, यू ऑल आर गेटिंग माई वॉइस। तो आई वाज टेलिंग यू कि देर इज अ पोएट, एक पोएट है जो मॉडर्न के। तो प्लीज म्यूट योर सेल्फ, वी आर गेटिंग बैकग्राउंड नॉइज। तो यू विल कम टू नो कि देर इज अ पोएट ऑफ मॉडर्न एज जिनका नाम टी एस एलियट है। टी एस एलियट एडमायर्ड दिस स्कूल ऑफ पोएट्स, स्पेशली जॉन डन। तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न एज के वो कौन से पोएट्स हैं जिन्होंने इनकी तारीफ की है, तो जो तारीफ की है कौन है? टी एस एलियट है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें कवर करना चाहिए। तो इतना आज हम लोगों ने कवर किया है। कल जो आपके नेक्स्ट पोएट है उनको आप तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ से अभी जाने के बाद यू ऑल हैव टू रीड अवेल डिक्सम फॉरबिडिंग मॉर्निंग, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लिरिक इन विच द पोएट has given the concept of the platonic love. Means there should be no physical union between lover and beloved. And you will come to know who is lover in the poet. Poet himself is a lover and his wife is working as a beloved. और जो सिचुएशन उन्होंने उसमें दिखाया गया कि द पोएट इज गोइंग वेयर, द पोएट जो है वो वार पे जा रहा है, एंड हिज वाइफ, उसका जो वाइफ है वह क्या है, डिस्टर्ब है, वह शी इज वीपिंग, क्राइंग, लैमेंटिंग, ऑल दीज थिंग। तो वो कहते हैं कि दिस सेपरेशन इज ओनली फॉर शॉर्ट डेज, ओनली फॉर सम टाइम, एंड दिस सेपरेशन डज नॉट मीन फॉर एवर। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क वी विल कम बैक होम। एंड तब उन्होंने अपनी तुलना किया किससे, जो है द टू नीडल ऑफ अ कंपास। उन्होंने कहा कि जो आपका सोल है, जो हमारा सोल है, इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ बॉन्ड ऑफ हार्ट एंड सोल। एंड ही कंपेयर दैट बॉन्ड, दैट बॉन्डिंग, taking the image of the two needle of a compass। और वो कहते हैं if they be two they are two, so as stiff twin compasses are two, thy soul the fixed foot that makes no show। इस तरह का लाइन उन्होंने यूज किया हुआ है। तो यू कैन जस्ट गो, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोयम। उन्होंने उसमें क्या बताया उसका समरी और ओरिजिनल लाइन आप पढ़ लीजिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट टेल मी।